पेरेंट्स को सिर्फ इतना लगता है कि मार्क्स मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्कूल सिस्टम ने बच्चों का कभी कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ाया। मैंने एक भी पॉलिटिकल लीडर की स्पीच में मैं एजुकेशन के लिए कुछ करूंगा, मैं टीचर्स के लिए कुछ करूंगा, मैं स्कूल्स को इम्प्रूव करूंगा, ये किसी ने नहीं कहा है। टीचर्स ऑल्सो नीड टू अपग्रेड देमसेल्व्स अ लॉट टू टीच। आज की तारीख में पीएचडी होल्डर भी पान टपरी चला रहे हैं। ग्रोवित पुष्कर में आप सबका वापस एक बार स्वागत है। और आज हमारे साथ जो गेस्ट है वो हमें एजुकेशन के बारे में और बच्चों के स्किल्स के बारे में एनलाइटन करने वाले हैं। एजुकेशन लेते समय क्या डिफिकल्टीज आती है, जॉब रेडी मार्केट क्या होता है, बच्चों को जॉब्स लेने में क्या दिक्कत आती है, ऐसे बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे आज डिस्कशन होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर पॉडकास्ट टुडे। रसिका मैडम, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। सबसे पहले तो मुझे आपसे ये पूछना है कि वाई एजुकेशन, और आपको एजुकेशन में आने का थॉट कहाँ से आया और कब आया? I was a journalist by profession before I came into the education field, and I came to know that जब फील्ड पे जाते हो तो तुम्हें थियरी नहीं लगता, तुम्हें एक्सपीरियंस लगता है, प्रैक्टिकल नॉलेज लगता है। एग्जैक्टली तुम्हें स्किल की जरूरत है। और मैं यही सोचती थी कि बच्चों में ये स्किल नहीं है। रोड लर्निंग इज नॉट द स्किल, बिकॉज रोड लर्न करके जाएंगे, दे विल गो इनटू द मार्केट एंड अल्टीमेटली क्या होगा कि मेरे पास स्किल ही नहीं है, नहीं, राइट? So the whole purpose of me to do education was to develop that skills in the children. I wanted to make the children more capable. उनका एबिलिटी किस कदर बढ़ाना था कि उनमें कॉन्फिडेंस आ जाए। सो ये जो आपने रोट लर्निंग मेंशन किया, जिसे हम लोग रट्टोफाई बोलते हैं, कि आप कुछ भी सीख रहे हो तो सिर्फ रट्टा मारो और वो जाके पेपर में लिख के आ जाओ, यही होते आ रहा है। एंड अगर हम लोग ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ लर्निंग देखें तो यही सिखाते आ रहे हैं टीचर्स, प्रिंसिपल्स, पेरेंट्स, जो ट्रेडिशनल मेथड से आए हुए थे कि यार तू रट्टा मार के जा, लिख के आ जा, तू पास हो जाएगा। सो यू वांटेड टू एलिमिनेट दिस थॉट। Right, exactly. I should say, Pushkar, even today, people are going for rote learning because parents are worried more for marks. They want bank of marks for their children, whereas they need to understand that they require skill. और अगर तुम सिर्फ मार्क्स लेके जॉब रेडी हो रहे हो तो तुम्हें कहीं पर भी जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। क्योंकि मार्क्स आपको स्किल नहीं दे सकते, या मार्क्स आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं देता। वो सिर्फ आपको बुकिश नॉलेज, आप जो पढ़ते हो वो सिर्फ आप पेपर में जाके लिख के आते हो, लेकिन वो आपको कैपेबल नहीं बनाता खुद का करियर डेवलप करने के लिए। सो आप जो ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ लर्निंग है और अभी जो मॉडर्न मेथड्स आ रहे हैं, चेंजिंग एजुकेशन पैटर्न से, इसके बारे में इसको डिस्टिंग्विश कैसे करोगे? सो अभी का जो टीचिंग पैटर्न है ना, दैट इज नॉट, इट इज शिफ्टिंग योर फोकस फ्रॉम रोड लर्निंग into application based. Okay. So schools and national education policy have brought it into picture that students will be assessed for application of their knowledge and not the theory that they have in their. So rot learning eliminate होने वाला है। Yes, totally. Great. एंड जो एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग आप बोल रहे हो, इसमें स्किल्स का कैसे इंकल्जन करने वाले हैं? देखिए, मान लो कि आपके पास एक स्मार्टफोन है, लेकिन आपके पास उसका चार्जर नहीं है। Smartphone is having the complete potential. Exactly. But if you don't have a charger, that is the skill. Skill. Then how would you show your potential? Okay. So it is very important that a child needs to have the skill to show his potential. So you are seeing that now big giants like the TCS, Wipro, they are all, even Infosys. इन्होंने अपने जो mid performing employees को हटा दिया। वजह क्या है कि इनके पास वो स्किल नहीं है 21st सेंचुरी की। आज की तारीख में सिर्फ बेसिक कंप्यूटर नॉलेज लेकर अगर आप जाते हो इनटू कंपनीज, देन इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। यू नीड टू अंडरस्टैंड एआई, कोडिंग, डेटा एनालिटिक्स, ये सारी चीजें सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो व्हाट पेरेंट्स आर डूइंग इज स्किल्स दे रहा है, स्कूल भी स्किल दे रहा है, लेकिन एडवांस स्किल नहीं दे रहा है जिससे तुम्हें वो जॉब रेडी करेगा। ग्लोबल मार्केट में भी तो तुम्हें अपना रिकॉग्निशन चाहिए। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट जो भी पॉलिसी रिफॉर्मेशन आया है, दे नीड टू फॉलो दोस पॉलिसीज। सो द होल फोकस इज लाइक ब्रिंग पॉलिसीज इनटू पिक्चर। अभी आप देखोगे कि पॉलिसीज एक पॉलिटिकल एजेंडा हुआ है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने इतना रिसर्च कर रखा है, लेकिन हमारे पॉलिटिक्स उसको फुटबॉल जैसे नचा रहे अपने एजेंडा पे। जब उनको लगता है कि एजुकेशन के ऊपर फोकस आ रहा है तो वो तब उसके बारे में सोच रहे हैं, उसको शस्त्र करके यूज कर रहे हैं कि अगर कोई पॉलिटिक्स में एजुकेशन के बारे में पूछता है तो एनईपी इज यूज्ड एज अ yes. So they are just using this when they want to, bring their focus to education. But I think कि policies, education की reformation should be policy driven and not political driven.
right now I see that जो भी schools like the CBSE schools or central schools जो national education policy को follow कर रहे, they are doing much better as compared to the schools that are still not adopted national education policy, because national education policy ने इतना vast impact किया है क्योंकि उन्होंने student को समझा है, एग्जैक्टली। right? Because जो हमारा traditional education pattern जो आपने कहा हम्म। सिर्फ rote learn कर रहे थे, अभी बच्चे अपने skills को apply करेंगे. It is no more telling that how does a plant grow through theory. थियरी It is like go plant a tree, experience how it is growing. ग्रोइंग, So that is मतलब much आप जो important. सीख रहे हो वो हमें करके दिखाओ, उसका रिजल्ट दिखाओ, अगर वो रिजल्ट आएगा तो ही हम मानेंगे कि आप एजुकेटेड हो। Yes, exactly. You are skillful in that job because your concepts are clear. क्लियर, You are not by hearting the concepts to tell the world I know it. आई नो इट। उसका एप्लीकेबिलिटी भी इम्पोर्टेंट है, मतलब वी कैन से कि रोट लर्निंग करके कोई बच्चा 92% ला भी ले, 95% वो लेके भी आए, लेकिन इसकी एश्योरिटी नहीं है कि वो मार्केट में टिकेगा या नहीं टिकेगा। Exactly. लेकिन अगर कोई 75% लेके आ रहा है लेकिन उसके पास स्किल्स है, एप्लीकेबिलिटी है, तो उसका करियर इन मच मोर बेटर वे डेवलप हो सकता है। Exactly. क्योंकि आज की तारीख में जो भी जॉब्स के लिए एम्प्लॉयज ढूंढे जा रहे हैं वो स्किल बेस्ड एम्प्लॉयज ढूंढे जा रहे हैं. They are not finding, they are not telling show me your assessments. They are telling show me your work. वर्क, We want to see your work. क्या do you have problem solving ability? Can you solve a problem? This is the problem in my company. You give solution to this problem. Don't tell me the theoretical knowledge, because that is the basis. Knowledge is needed, Knowledge but is not 200%. Skill is going to enhance your knowledge. नॉलेज। सो जैसे आपकी जर्नी समझ में आ रही है मैम, आपने जो स्कूल एस्टेब्लिश किया है या आपकी जो एजुकेशन में जर्नी रही है, तो स्कूल एस्टेब्लिश करते वक्त या आपके एजुकेशनल जर्नी में आपको ऐसे कौन से चैलेंजेस या हिंड्रेंसेस फेस करने पड़े जिसके वजह से आपके दिमाग में ये थॉट आया रहेगा कि ये एजुकेशन इतना मिक्स्ड है इंडिया में, इसके वजह से कहीं ना कहीं हमारे स्टूडेंट्स ग्रो नहीं कर पा रहे। सो व्हाट वर द चैलेंजेस यू फेस्ड? See, challenges were plenty. Like when we started a school, we understood that our teachers need training, lots and lots of training. Because see, training is a ongoing process. It's a lifelong process. You never learn everything in one day. Today, even if I have established a school, that doesn't mean that I am the master of it. I keep learning even today. एग्जैक्टली। Because you need to upgrade your skills. If you don't brush your skills, what is going to happen to you? Jump पकड़ जाएगा. ये एग्जाम्पल है ना मैडम कि नोकिया, कि एक टाइम था कि नोकिया मोबाइल मार्केट का किंग था, लेकिन जैसे ही एंड्रॉइड आया, सैमसंग ने एंड्रॉइड लाया, नोकिया ने वो अडॉप्ट नहीं किया एंड नोकिया वेंट आउट ऑफ द मार्केट। Exactly. सो समवॉट ये थियरी एजुकेशन में भी एप्लीकेबल है। Of course, अपस्किलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब तक आप अपने आप को स्किल में डेवलप नहीं करोगे, आप शाइन नहीं करोगे. सो चैलेंजेस जैसे आते हैं, जैसे कि पेरेंट्स माइंडसेट, पेरेंट्स क्या सोचते हैं. पेरेंट्स को सिर्फ इतना लगता है कि मार्क्स मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये जो इंटेंट पेरेंट का आज तक बदला नहीं है. नहीं है। और इसी वजह से क्या हो रहा है कि इनके बच्चे उस हद तक ग्रो नहीं कर पा रहे. दे आर पेइंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मनी, बट व्हेन इट कम्स टू डूइंग प्रोजेक्ट, अगर आप कहेंगे बच्चों को इंडस्ट्रियल विजिट जाना है, तो पेरेंट्स को लगता है पिकनिक में क्यों जाएगा बच्चा. लेकिन जब तक बच्चा इंडस्ट्री को देखेगा ही नहीं, तो उसे समझेगा कैसे. आज तक अगर हम इंडस्ट्री एक्सपोजर की बात करें, तो आप रेस्टोरेंट जाते हो और तब आप जनरल डिस्कशन करते हो, हे रेस्टोरेंट खूप चांगलं चालतंय, मग याचा व्हाट विल बी द प्रॉफिट, कितना कमाता होगा, दिन में कितने कस्टमर्स आते होंगे, बस उतना ही. तो जिंदगी भर बच्चे सिर्फ रेस्टोरेंट्स खोलेंगे बिकॉज वो वहां जाते हैं. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी टेक द चिल्ड्रन टू द इंडस्ट्री. फॉर एग्जाम्पल, आप सोप फैक्ट्री में गए, अब बच्चा क्या करेगा, सोप फैक्ट्री को देखेगा और बोलेगा कि दिन में कितने सोप्स बनते हैं, तो हम कहेंगे इतना बनता है. तो वो उसको बनाने के लिए कितने लोग लगते हैं, कितनी मशीनरी लगती है, ये मशीनरी का कॉस्ट क्या है, प्रोडक्शन कैसे होता है, ये सारी चीजों की समझ जब बच्चों को मिलती, इसको हम स्किल बेस्ड कहते हैं. एग्जैक्टली। ये आपको थियरी नहीं देगा, नहीं ये देगा, experience. नहीं देगा। So national education policy is giving much importance to all these aspects of a child. We are telling to give children experiential learning. जब बच्चा कुछ चीजें खुद से एक्सपीरियंस करेगा, तब समझेगा कि उसका सॉल्यूशंस कैसा मिलेगा. थियरी नहीं, और बुक्स में सिर्फ एक लिमिटेड नॉलेज आपको दी जाती है. लेकिन आपने जैसे अभी मेंशन किया कि पेरेंट्स मार्क्स पे फोकस करते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है क्या कि स्कूल्स और अपना जो एजुकेशन सिस्टम है
उन्होंने पेरेंट्स के दिमाग में ये फिट करके रखा है 90% मिला तो आईआईटी में एडमिशन होगा, इतना मार्क्स मिला तो आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। तो ये जो मार्क्स का जंजाल है ये कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम ने ही तो पेरेंट्स के दिमाग में घुसाया है। सो हाउ वी कैन ब्लेम पेरेंट्स? See, I would rather say more than blaming someone over the pressure, it is a pressure already created. It needs to be unbroken because education, but okay, we know that there are cutouts, there is marks, there is everything. Why can't we create a balance? So if you say my focus is that I need to get 90% marks, that will come very natural to you. Tell me why it will come natural to you, because you have the skill. Exactly. Why you find it too difficult to get 99%? Because you are putting more efforts on the stress. You have created that stress and I want to take 90 marks and you're by hearting things. You are not enjoying your journey of learning. The moment you enjoy the journey, you find things very easy. When your concepts are clear, I ask you anything, you will be able to answer. But if your concept is not clear, you will end up rote learning and you will start creating stress on yourself that I want to get 90%. So you are telling कि आपको बैलेंस मेंटेन करना है बिटवीन कंसेप्चुअल लर्निंग एंड योर मार्क्स मिलने का जर्नी। सो अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर है तो आपको मार्क्स ऑटोमेटिकली आने वाले हैं, तो आपको मार्क्स के लिए अलग से एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप जब मार्क्स के लिए सिर्फ एफर्ट्स डालते हो तो आपके कंसेप्ट बाजू में रह जाते हैं। Exactly. एंड दिस इज द बिगेस्ट लूपहोल आई गेस। And that is the biggest stress that the children are facing right now because they are focusing on the marks and not the love for the subject. Exactly. So I think if you start falling in love with the subject, if you really have the intent of learning, see now national education policy is giving opportunity to the children to select their own subject. पहला एजुकेशन सिस्टम कैसा था? एक थाली जैसा था। All was served the same food. आपको पसंद आता है या नहीं आता है, आप सभी को वही खाना मिलेगा। लेकिन अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बुफे हो गया है। You can make a choice what do you want to eat. Like if you are interested in science और आपको म्यूजिक करना है तो आप ये दोनों सब्जेक्ट कर सकते हो। ओके। पहले एजुकेशन पॉलिसी में कैसा था? साइंस स्ट्रीम का बच्चा से साइंस की पढ़ाई करेगा, आर्ट्स नहीं ले सकता है। तो ये चेंज और फ्लेक्सिबिलिटी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में चॉइस सब्जेक्ट्स आ गए। Yes. So children can make the choice. So you are not, bringing all the child in one mold, but you are giving the flexibility and liberty to choose your own subject and grow in your own individual way. हर एक पेरेंट को अपने बच्चों की इंडिविजुअलिटी को रिस्पेक्ट करना चाहिए, ना ही कि उनको कॉम्पिटिटिव स्पिरिट्स में डालना चाहिए। आई से कि एटीट्यूड चेंज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये एटीट्यूड किसी ने अपने हम में रीइंफोर्स किए कि तुम इसी तरीके से चीजों को देखो। हम अगर अपने नजरियों को चेंज करेंगे तो फॉर श्योर you would start understanding and accepting. So we need to change our perspectives towards education. Exactly. Because education has changed, knowledge is not there. I think you are doing a good job of having this podcast for the people to understand what education is. Exactly. Nobody has time currently to go and read the national education policy and understand. So these videos really help parents to know what I need to look into. बट मेरा यहाँ पे एक सवाल ऐसा है मैम कि जैसे आपने बोला चॉइस सब्जेक्ट्स, एग्जैक्टली अगर मैं साइंस के साथ आर्ट्स लेता हूँ या फिर साइंस के साथ कॉमर्स के कुछ सब्जेक्ट्स लेता हूँ, बट ओवरऑल नॉलेज रहना भी इंपॉर्टेंट है। दैट्स व्हाट आई फील। फॉर एग्जांपल मुझे आर्ट्स में इंटरेस्ट ही नहीं है, मुझे हिस्ट्री बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मुझे मेरे भारत की या मेरे महाराष्ट्र की हिस्ट्री पता ही नहीं चलेगी क्योंकि मैंने वो सब्जेक्ट लिए ही नहीं थे। मैं भले साइंस और कॉमर्स के सब्जेक्ट में मास्टर हो जाऊं, करियर भी बहुत अच्छा डेवलप हो जाए, बट मैंने हिस्ट्री नहीं लिया था तो मुझे हिस्ट्री का कुछ भी बेसिक नॉलेज नहीं रहेगा। सो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कैसे फिलअप कर रहा है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने एक नया स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम भारत में रहते हो और तुम्हें भारत की हिस्ट्री के बारे में जानकारी नहीं होगी। जानकारी मिलने तक की पढ़ाई तुम्हारी हो रही है, लेकिन वो लेवल्स में हो रही है। अभी सबसे पहला लेवल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में आता है फाउंडेशनल स्टेज। फाउंडेशनल स्टेज कौन सा स्टेज है? प्री स्कूल टू क्लास 2। अभी प्री स्कूल टू क्लास 2 के बच्चे क्या करेंगे? प्ले वे मेथड में पढ़ाई करेंगे। जनरल न्यूमरेसी और लिटरेसी, दैट इज ABCD and 1 2 3 4 पढ़ेंगे एंड फन वे। 3rd to 5th स्टैंडर्ड में क्या होगा? इंटरैक्टिव लर्निंग होगा। टीचर के साथ बच्चे डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी लेंगे, पूरे कॉन्सेप्ट्स इनके अच्छी तरीके से समझ में आएगा इनको, तब जाएंगे वो 6th to 8th स्टैंडर्ड में। 6th to 8th स्टैंडर्ड में बच्चे क्या करेंगे? और डीप नॉलेज लेंगे सब्जेक्ट के बारे में कि चलो हिस्ट्री में क्या है, साइंस में क्या है, लैंग्वेज में क्या है।
अब आता है 9 टू 12 का स्टेज। 9 टू 12 के स्टेज में ये बात आई आपकी स्पेशलाइजेशन की। अब ओके। मुझे नहीं पढ़ना ना हिस्ट्री, तो ठीक है, मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है और उसके कॉम्बिनेशन में मुझे ये पढ़ाई करनी है, ताकि मेरे ज़िंदगी में अगर प्लान ए और प्लान बी आया, जहाँ पर मैं साइंस स्ट्रीम में सक्सेसफुल नहीं हो पाया लेकिन म्यूज़िक में मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, तो मैं म्यूज़िक में अपना करियर बनाऊँगा और अपनी ज़िंदगी जी। ओके, मतलब आप ऐसे बोल रहे हो मैम कि 8th स्टैंडर्ड तक जेनरिक पढ़ाई है, जी, मतलब सारे सब्जेक्ट्स है, सारे सब्जेक्ट्स के साथ। एंड 9th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स आपको Specialization. चॉइस सब्जेक्ट एंड स्पेशलाइजेशन आ गया। मतलब 8th स्टैंडर्ड तक बच्चे को सारे सब्जेक्ट की बेसिक पढ़ाई तो करनी है, एंड दैट्स इंपॉर्टेंट। Very और उसके बाद वो स्पेशलाइजेशन ले सकता है, चॉइस सब्जेक्ट ले सकता है, एंड उसका जो टाइम वेस्ट होता है, मुझे अगर मैथ्स नहीं करना है तो मैथ्स पढ़ने में मेरे 2 साल खराब हो जाते हैं। वही एनर्जी में मेरे करियर ऑप्शंस पे, बेटर करियर ऑप्शन लगाऊंगा तो मेरा करियर कुछ और हो सकता है। और इतना ही नहीं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में करियर काउंसलिंग एंड गाइडेंस भी होता है। तो अब आप 8th स्टैंडर्ड तक पहुंचे, आप 9th में चले गए। ओके, अभी आपका मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट किया जाता है कि आपके इंटरेस्ट क्या है, क्या है? क्योंकि आप you need to do a lot of psychomotor tests through which you will understand what your potentials are. You can't take your father's business alone ahead. Maybe you were born for something else. एल्स। So you need to know your potentials, and schools have taken up the initiative of giving career counseling and guidance to the children. तो 9th में ये स्टेज आता है, बच्चों को पता चलता है उनकी पोटेंशियल के बारे में, और करियर को लीड करना कितना आसान हो गया। अब अगर मैं कुछ साइंस में नहीं कर पाया तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन है, वरना पहला फेलियर बच्चों को बहुत एक्सपेक्ट करना पड़ता था कि साइंस तो कर लिया, अब मेरे पास फेलियर है क्योंकि मेरे पास चॉइस ही नहीं है। नहीं है, क्योंकि मैं कहीं जॉब करने जा रहा हूँ, म्यूजिक इंडस्ट्री में जा रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि तुम्हारे पास सर्टिफिकेशन नहीं है। नहीं है। लेकिन अभी फोकस इज मोर ऑन सब्जेक्ट लर्निंग देन लर्निंग इन वन स्ट्रीम। स्ट्रीम। ओके। लेकिन मैडम यहाँ पे अगर आप साइंस की बात करें, कॉमर्स, आर्ट्स या किसी भी फील्ड की बात करें, तो फील्ड में जो सब्जेक्ट होते हैं, मतलब अगर मैं अकाउंटेंसी पढ़ना चाहता हूँ और उसके साथ मुझे फिजिक्स भी पढ़ना है, तो ये एनईपी में पॉसिबल है। ऐसा नहीं होता। सबसे पहले यू नीड टू चूज योर राइट। सी यू विल गेट सब सब्जेक्ट्स, ओके। you can't get combinations of main subjects. For that, you need to have your idea clear. क्लियर। See, I'm telling the students of the 21st century, have a clear perspective and idea. To discover this, we are giving you time. The time is still 8th standard. Then there is a time of discovery from 9 to 12th standard. Then there is masters. Then there is graduation. Then there is masters. So you can automatically learn and understand where you fit well. ओके। Right? तो यहाँ पे मैडम पेरेंट्स का क्या रोल है? देखो, आज भी मुझे ऐसा लगता है कि 60% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको आप पूछोगे ना आपको क्या करना है, तो वो ये बता नहीं पाते कि उनको क्या करना है। वो 10th में रहता है बच्चा, 12th में रहता है। मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हुए हैं जो ग्रेजुएशन में है, टीवाई में, उनको पूछो बेटा टीवाई के बाद क्या करना है, मालूम नहीं क्या करना है। तो यहाँ पर पेरेंट्स का रोल क्या है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऐसे बच्चों को कैसे टैकल करेगी? Nico, education has changed gradually, and people need to be educated. They need to be told that what are the changes and reformations that are coming to picture. Like if I just have to reflect on your question back again, you are just saying how parents will be able to support their children. Then exactly to this, understand the interest of the child. अभी मुझे पता है कि I know a family जिसने बच्चे ने कहा कि मुझे अपना करियर स्पोर्ट्स में बनाना है, ओके। और हुआ ये कि पेरेंट ने उसको एक लाफा लगाकर कहा कि स्पोर्ट्स तुझे पैसे कहाँ से देगा। Exactly, because it's not a career. Because parent was that you should be able to earn money. But if the child is not having his passion, how will he earn? To do any kind of a job, you need passion. If he has his passion in sports, for sure he will be able to make a career because he's going to be master at it. He can become a coach, he can play matches, he can represent the world. Achievements will come to him. Don't run after the money, but run after your passion. The moment you're passionate about something, you will be able to do it. Like, for example, I started my career as a journalist. Okay. Although I thought that is my passion because I was a public speaker. Oh, Eventually, when it came to satisfaction and doing something else, जो किक बोलते हैं ना हमें मिलता है, वो चीज आपको पैशनेट कराता है और वो चीज आपको सक्सेसफुल कराता है. When I came into education, I got success automatically. बिकॉज मुझे पता चला कि मुझे ये चीज करना है, तो गेटिंग द स्कूल,
का परमिशन, getting the school affiliated, getting so many students, getting so many teachers was an easy task for me. So मतलब I अगर really आप enjoyed it. किसी एक चीज को लेके पैशनेट हो हाँ। और आपको उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, तो आपको पैसों के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ती। आप पैशन में काम करते रहो। Exactly. हमारा सिस्टम कहाँ गड़बड़ हो रहा है, हम पैसों के पीछे भाग रहे हैं और ये नहीं देख रहे हैं कि उसमें हमारा पैशन है कि नहीं, एंड अल्टीमेटली वी एंड डूइंग समथिंग एल्स और फेलियर्स आ जाते हैं। तो ये चीजें पेरेंट्स को भी समझना बहुत जरूरी है कि पैसा और पैशन को मिक्स ना करें। एग्जैक्टली बिकॉज ट्रस्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इमेजिन अगर आप आज से 10 या 12 साल पहले कहते थे कि मुझे पॉडकास्ट करना है या मुझे इंटरव्यू लेना है, जनरली पेरेंट क्या कहते, तुम क्या कह रहे हो, क्या डॉक्टर कह- नहीं बनोगे, इंजीनियर नहीं बनोगे। पैसे कैसे तुम्हें मिलेंगे। आज तुम सक्सेसफुल, आज मैं सक्सेसफुल क्योंकि हमने हमारे पैशन को चूज किया है। एंड दैट्स द रीजन वी आर फाइंडिंग। एंड आज हम क्यों कर रहे हैं ये सारी चीजें, क्योंकि वी आर हैविंग the resources that we need, we are getting the money that we want to get, and it is also, we are making it exemplary for others to know that when you go with your passion you find success. और अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो भी पैशनेट लर्निंग पे ज्यादा फोकस्ड है कि अगर आपको किसी चीज में इंटरेस्ट है तो आप उसको ज्यादा टाइम देके पढ़ो और बाकी की चीजें सब्सिडरी करके पढ़ो। Exactly. Imagine if Sachin Tendulkar's father would have told him, you don't play cricket. I think today he is richer than us. Definitely, Because he much has much more richer than us. because he has followed his passion. This is very exemplary for me to tell you that if you have passion, you can earn money. सो जो प्रीवियस एजुकेशन सिस्टम थी, मतलब जो ट्रेडिशनली चलते आ रही है, वो एजुकेशन सिस्टम में ऐसे बहुत से लूप होल्स थे जिसके वजह से बहुत सारे बच्चों का करियर डेवलप नहीं हो पाया, वो ना लीडर्स नहीं बन पाए, वो फॉलोअर्स या क्लरिकल जॉब्स तक ही रह गए। तो ऐसे कौन से मेजर लूप होल्स आप बताओगे जो एजुकेशन सिस्टम में है दैट नीड्स टू गेट रिवाइज्ड? एक्चुअली वो जो एजुकेशन है ना, वो उस टाइम के लिए बना था जब आपको सिर्फ क्लर्क और वर्कर्स चाहिए थे। इंडिया तभी क्या कर रहा था, सिर्फ वर्कर्स प्रोड्यूस कर रहा था। एग्जैक्टली। तभी इतना एजुकेशन वाज मेंट ओनली फॉर few people who are academically smart, स्मार्ट। who brought change. Right now we are sending our mission to the moon. We are enriched ourselves with technology. हमारी मैन्युफैक्चरिंग है, हमारी टेक्नोलॉजी स्ट्रांग है, हमारा वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। ये सारा आंसर इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की वजह से ही अब हम खुद प्रॉब्लम सॉल्वर्स बने हैं और हम खुद अभी मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, जिसकी वजह से वी आर एम्पावरिंग आवरसेल्व्स टू बी बेटर। एंड अगर हमें अपने आप को और बेटर करना है तो हमें एजुकेशन में चेंज लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अभी लीडर्स बनाएगा, यस, इन्फ्लुएंसर्स बनाएगा, अच्छी पर्सनालिटीज बनाएंगे जो इंडिया को नहीं दुनिया को लीड कर सकती है, जो पहले के एजुकेशन सिस्टम में वो पोटेंशियल था नहीं। सो वी कैन से दिस इज द मेन रीजन कि व्हाई एजुकेशन सिस्टम नीडेड अ शिफ्ट। exactly, because like I said to you, that shift was needed because that was built for a different time. एग्जैक्टली। It was built for that particular generation, but now we are seeing that we are self-sufficient into everything. हम हर एक चीज में सेल्फ सफिशिएंट हो चुके हैं और अभी we want all the projects to be done in India itself. So we are preparing the generation for future. And अगर ये generation को हमने अभी upbuilt नहीं किया तो India's future is not bright. So accepting the new changes and taking yourself to the new changes is very much important. Teachers also need to upgrade themselves a lot to teach. Challenges उनको भी आने वाला है। देखो कोविड ने ऑलरेडी हमें बताया है कि what challenges they face, लेकिन अभी उन्हें बहुत सारी चीजें डेवलप करना पड़ेगा। टीचर्स को भी रिकॉग्निशन मिलेगा। अभी हम काफी सुनते हैं कि टीचर्स को रिकॉग्निशन नहीं है, ये सबसे बड़ा झूठ है, राइट? Teachers had no recognition. They are not highly paid jobs. Exactly. And they don't get recognition like the engineer would get, like the doctor would मतलब get. मैंने तो ऐसा सुना ही नहीं है मैडम कि बहुत कम जगह पे ये चीज होती है। पेरेंट्स बच्चों को बोलते हैं तू डॉक्टर बन जा, तू इंजीनियर बन जा, तू लॉयर बन जा या तू बिजनेसमैन बन जा। कितने पेरेंट्स बच्चों को ये बोलते हैं कि तू टीचर बन जा? Exactly, क्योंकि वो जॉब आपको रिकॉग्निशन नहीं दे रहा है एंड हमने उसको फोकस में कभी लाया ही नहीं। तो अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने ऐसे डिजाइन डिवाइस की है जहाँ पे टीचर का हर एक ग्रोथ को रिकॉर्ड किया जाएगा
और उनको बताया जाएगा कि करियर के किस मुकाम पर वो पहुंचे हैं। तो ये सिर्फ डॉक्टरेट लेवल पे नहीं होगा, टीचिंग लेवल पे भी होगा। इनके कोर्सेज को और ज्यादा एनहांसिफाई किया है, जहाँ पे टीचर वाज फर्स्ट लाइक अ जॉब ऑफ ऑप्शन। If you एग्जैक्टली want, you can't do anything, you better do teaching because वहाँ पे कम टाइम देना पड़ता है, तो आप घर भी संभाल सकते हो और टीचिंग भी। अभी उसे हम एक प्रोफेशन देखते हैं, सर्विस तो वो है ही, है ही। teaching will always be a service, but it is also going to be a profession where every teacher will feel recognized. So this is one loophole that we spoke about. Now let's speak about the loophole for students. Loophole for students ये था कि बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज ही नहीं दिया था। पहला का जो एजुकेशन था मतलब हमारे पेरेंट्स ने जो सीखा उसमें माइनर चेंजेस है वो हम लोग ही सीख रहे हैं। तो टाइम बदल गया, टेक्नोलॉजी बदल गई, लोग बदल गए, इंडियन इकोनॉमी बदल गई, लेकिन एजुकेशन वही रहा। एग्जैक्टली, बुक्स भी वही रहे, बुक्स कभी चेंज ही नहीं हुए। तो बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज कहाँ से मिलेगा? बुक्स में सिर्फ इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन है, कहाँ पर एक्टिविटीज है, एप्लीकेबिलिटी कहाँ पर है? कहाँ पर है? सो दैट इज वेरी मोर इम्पोर्टेंट दैट द बुक्स ऑल्सो नीड टू बी अपग्रेडेड। पेरेंट्स अभी डर रहे हैं, बुक्स अपग्रेड कर रहे हैं, पैसा बढ़ेगा, एक्सपेंसिव हो जाएगा एजुकेशन भी। अंडरस्टैंड दोस डायनामिक्स, but we need to be prepared. If we want our children to get good jobs, then we need to invest on them. I don't talk about the schools that heavily exploit the parents, but I'm talking about a system where the needed standards needs to be given to the children. If the child get the experience of knowledge, they will be able to do far more better than the others. ओके, सो ये जो हम लोग लूपहोल्स के बारे में बात कर रहे हैं मैडम, सो ये लूपहोल्स जब हम लोग एम्प्लॉयबिलिटी पे या फिर बच्चों के करियर पे जब हम लोग आते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि 100 में से 2 लोग ही सीए बन रहे हैं, या 100 में से 1 या 2 ही कोई आईएएस या आईपीएस ऑफिसर्स बनते हैं। तो ये जो एजुकेशन सिस्टम का लूपहोल है, यही उसका रीजन हो सकता है क्या? देखो, जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए काफी न्यूनेस जरूरत है, वैसे जॉब्स अवेलेबल नहीं है। वी नीड टू क्रिएट जॉब्स, वी नीड इनोवेटिव थिंकर्स, एंड इनोवेटिव थिंकर्स आर नॉट देयर। वी आर फॉलोइंग द रेगुलर पैटर्न। हम एक रेगुलर पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, जहां पर ठीक है मैंने सीए किया, अब मैं उसमें जॉब करूंगा, या तो मैं अपना खुद का प्रैक्टिस करूंगा। बट व्हाट वी एग्जैक्टली वांट हियर इज दैट वी नीड टू क्रिएट जॉब्स, नए जॉब्स क्रिएट होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, देयर वाज रिसेंटली अ स्टडी जहाँ पे बच्चों ने डिजाइन थिंकिंग की थी। देखो जॉब्स कैसे क्रिएट होते हैं, प्रोडक्ट कैसे मार्केट में आते हैं, क्या वो लेवल का इनोवेटिव थिंकिंग बच्चों में है क्या? रिसेंटली बच्चों ने रिसर्च किया कि जो ट्रैफिक पुलिस खड़े होते हैं और वो विसिल बजाते हैं, तो दिन में ऐसे कितने बार वो विसिल बजाते हैं? नियरली 3000 बार। 3000 बार। सोचो कि जब वो इतना विसिल करते हैं तो उनके लंग्स कितने अफेक्ट होते रहेंगे। व्हाट इनोवेशन हैज कम इनटू पिक्चर कि अभी उन्होंने एक ऐसे डिवाइस बनाया है जहां पर जैसे ट्रैफिक पुलिस को सीटी बजानी है, वो सिर्फ अपने वॉच को देखेंगे और वहां से सिग्नल बजेगा। The health of, so you are seeing how job opportunities are made, how businesses are made. For that you require innovative thinking. क्या ये आपको creative thinking, rote learning या तो theory knowledge देगा या understanding? So that is what I am saying. The reformation in education is to build innovators, give that benchmark to the children to think creatively and come as a solution makers, problem solvers. तो जैसे टाइम बदल रहा है मैडम, पहले हम लोग देखते थे कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इंग्लिश स्पीकिंग और ये ना हॉबी क्लासेस बहुत चलते थे। लेकिन जैसे टाइम बदल रहा है, एजुकेशन सिस्टम बदला, मार्केट एक्सपेक्टेशंस बदला, कॉम्पिटिशन्स बहुत आई, लाइफ स्किल्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हासिल हो रहा है धीरे धीरे। तो हम लोग जब लाइफ स्किल्स की बात करते, सो देयर आर मेनी पीपल आउट देयर हु डोंट नो व्हाट लाइफ स्किल्स आर। तो जैसे आपने बोला कि क्रिएटिव थिंकिंग हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, इमोशनल इंटेलिजेंस हो गया, ये सब लाइफ स्किल्स में आता है। तो ये लाइफ स्किल्स भी तो पुराने एजुकेशन सिस्टम में नहीं थे। तो ये लाइफ स्किल्स न्यू एजुकेशन पॉलिसी कैसे हमारे बच्चों में इंटीग्रेट कर रहा है? इनके करिकुलम में इंटीग्रेटेड है। जैसे एग्जांपल दीजिए। लाइक आई विल जस्ट टेल यू कि राइट नाउ अर्लियर असेसमेंट जो होता था बच्चों का, आप पूरे 6 महीने बैठकर पढ़ाई करोगे, पूरा बायहार्ट करोगे, हाँ हाँ, फिर आपका एक पेपर लिया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि आप इतने ही स्मार्ट, राइट? अभी असेसमेंट पैटर्न चेंज हुआ है। इट इज नॉट असेसमेंट ऑफ लर्निंग, इट इज असेसमेंट फॉर लर्निंग।
मैं आपको ये नहीं कह रही है कि आप मुझे डेफिनेशन लिख कर दो एग्जाम पेपर में। इसलिए एग्जाम पैटर्न भी अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने चेंज किया है। वो बच्चों को प्रोजेक्ट दे रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम इसमें से सीखो, जाओ एक्सप्लोर करो और मुझे बताओ कि आपने इसमें से क्या सीखा। तो बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज मिल रहा है। इसमें मुझे एक लूपहोल दिखता है मैम, मतलब सी वी से कि बच्चे हमसे ज्यादा स्मार्ट है, तो कोविड में तो जितने हम लोगों ने सिस्टम्स लाए उतने बच्चों ने लूपहोल्स निकाले वो सिस्टम से निकलने के लिए। तो बच्चे तो ऑफकोर्स हमसे ज्यादा स्मार्ट है। तो अगर एजुकेशन सिस्टम उनको प्रोजेक्ट दे रहा है या उनको असेसमेंट्स वगैरह कुछ दे रहा है और वो घर पे जाके एआई से या गूगल की मदद से वो सब रेक्टिफाई करके आ रहे हैं और पेपर पे अगर लिख रहे हैं सबमिट कर रहे हैं, तो यहाँ यहीं पे कहीं ना कहीं अगेन टेक्नोलॉजी का वो भी तो साइड है। आज मैं आपका पर्सपेक्टिव बदलना चाहूंगी कि आप सिर्फ मुझे बताओ हाँ। कि आप कोई तो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए गए, ठीक है, जैसे सीईटी नीट हो गया। चलो हाँ। मान लो, और आपके पास एक सवाल आया जिसका जवाब आपको पता नहीं था, नहीं है। लेकिन वो एग्जाम के जरिए तो आपने उसके बारे में नॉलेज ली, यस। तो उससे आपको सीखने मिला। लेकिन वो टाइम पे वो एग्जाम के आंसर का क्या करूं मैं? So that's what I'm trying to tell you कि when there are some learning that happens while you are being assessed. So Okay. assessment is not right now, the assessment that the schools are taking is not directly paper and pen test. They are taking the assessment where you are enhancing that skills. अगर आपको उस लेवल की एजुकेशन मिली होती, दैट इज क्रिटिकल थिंकिंग या क्रिएटिव थिंकिंग वाली, कोलैबोरेटिव थिंकिंग वाली, प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली, हाँ, तो आप लॉजिक्स लगाते हैं, आप Okay. लॉजिक्स लगा के, वो कॉन्फिडेंस नहीं था नहीं इसलिए था। आप वहां डर गए। ओके। आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं था, अब वो कॉन्फिडेंस डेवलप होगा बिकॉज यू आर बीइंग डेवलप्ड इनटू 360 डिग्री holistic development. होलिस्टिक जो हम कह रहे हैं डेवलपमेंट या कि national education policy is not only teaching concepts now, it is developing the child holistically. What are the 5 domains of holistical development? Cognitive development. Cognitive development matlab that related to your brain. ब्रेन। Then there is psychomotor development, that is development through doing, working and doing. ओके। And then there is this affective domain. You know what is affective domain? Emotions, social domain. What are you giving back to the society? सोसाइटी। So these are the 3 domains in which the child is developed. First, the child was developed only for the cognitive domain, that is called the brain. ब्रेन। तुम्हारा ब्रेन अगर तुम 100% यूज करे मतलब तुम क्लेवर हो, लेकिन तुमको वो चीज करना ही नहीं आ रहा है तो तुम क्लेवर कैसे हो? कैसे हो? और अगर तुमको उस रिलेटेड इमोशंस ही नहीं, तुम एनवायरमेंटलिस्ट बन गए लेकिन तुम एनवायरमेंट में जाके प्लांट्स ही नहीं लगाना चाहते हो, तो तुम्हारा डेवलपमेंट क्या है? सो ये हम लोग ऐसे सम अप कर सकते हैं कि एआई या गूगल या जितनी भी टेक्नोलॉजी आ रही है वो भले बच्चों को आंसर्स दे दे या बच्चों को टेम्पररी सॉल्यूशंस दे दे, लेकिन कोई भी एआई या टेक्नोलॉजी कॉन्फिडेंस नहीं दे पाएगा, क्रिएटिव लर्निंग की कैपेबिलिटी नहीं दे पाएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल्स नहीं दे पाएगा। ये आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन और वो सब चीजों से ही आने वाला है जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी देने वाला है। मैडम, बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जो लोग लैक्स एंड करोर्स ऑफ रुपीस खर्चा करके बच्चों को एमबीएस कराते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस ऑफिसर्स, बहुत सारे फील्ड्स में लाखों रुपया खर्चा होता है, लेकिन आफ्टर गेटिंग दैट डिग्री और एजुकेशन बच्चों का एक्सपेक्टेड करियर डेवलप नहीं हो पाता या फिर उनको जैसे चाहिए वैसे जॉब्स नहीं मिल पाते। तो इस पे आपके क्या व्यूज हैं? इसके ऊपर मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल देना चाहूंगी कि few years ago, I don't remember that time, दिल्ली में एक पेरेंट ने कोर्ट में केस फाइल किया ये कहकर कि मेरे बच्चे का फीस मैंने फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड तक हर साल 1,10,000 रुपए इंटू 10 ईयर्स, बच्चा स्कूल में बैठा 365 डेज इंटू 10 ईयर्स। ओके। ट्यूशन में मैंने बच्चे को बिठाया विद फी ऑफ से 50,000 पर ईयर। फिर भी मेरा बच्चा 10वीं कैसे पास नहीं हुआ? दिस वाज अ वेरी बिग क्वेश्चन पोस्ड इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट। तब जाके कोर्ट ने स्कूल में इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट किया कि इस बच्चे का रिकॉर्ड दो कि ऐसा क्या हो गया कि 10 साल में ये बच्चा डेवलप ही नहीं हो पाया। स्कूल में गया, 100% अटेंडेंस था, पेरेंट ने पैसे दिए, फिर भी स्कूल में इतनी काबिलियत नहीं थी कि मेरा बच्चा 10th पास कर सके विद 35 मार्क्स। यहाँ पे बात आती है अकाउंटेबिलिटी की, जो अकाउंटेबिलिटी ना पेरेंट ने लिया, जायजा जिसे हम कहते हैं, ना पेरेंट ने लिया
ना स्कूल स्कूल ने लिया। And this is the biggest loophole in education, taking the accountability, tapping where my child is growing at which growth stage. Your child starts the education. उसे बताओ ना फर्स्ट स्टैंडर्ड में क्या चीज उसका बच्चा है करना, कौन से कॉन्सेप्ट उसके क्लियर नहीं हुए, क्या क्लियर होना बाकी है, फिर वो सेकंड में जाएगा। वहां पे पेरेंट्स को भी जायजा लेना जरूरी है। सिर्फ आप एक तरीके से स्कूल को ब्लेम नहीं कर सकते। कई बार स्कूल को भी चैलेंजेस होता है कि वो पेरेंट्स तक रीच नहीं हो सकता। कई बार पेरेंट्स को चैलेंजेस होता है कि वो स्कूल तक रीच नहीं हो सकता। ऐसा भी हुआ है स्कूल्स में जहाँ पे इतने एडमिशंस लिए गए कि वो एक टीचर क्लास को संभाल नहीं पाई। ये सारी चीजों को अभी हमें रूल आउट करना होगा। इसके वजह से पेरेंट्स अभी बहुत ज्यादा स्मार्ट हो गए हैं। अभी पेरेंट्स ऐसा स्कूल सिलेक्ट करते हैं जहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम है कम है। classroom में, तब जाके जो बच्चे अभी डेवलप हो रहे हैं वो काफी रिफाइंड डेवलप हो रहे हैं। तो पेरेंट्स को अवेयर करो कि आपके बच्चों को क्या चाहिए। अगर वो बच्चा चीज नहीं कर सकता, मतलब बच्चे में वो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है ही नहीं, तो आप इंक्लूसिव एजुकेशन दो। आप सभी बच्चों को सेम पेपर क्यों देते हो? मतलब आप ये बोल रहे हो मैम कि अगर मेरा बच्चा डॉक्टर बनने की कैपेबिलिटी ही नहीं रखता, लेकिन मुझे उसको डॉक्टर बनाना है इसलिए मैंने बनाया, तो वो फेल ही होने वाला है। नहीं, मैं क्या कहने की आपको कोशिश कर रही हूँ कि जब बच्चा लर्निंग प्रोसेस में है, फॉर एग्जाम्पल 1st to 10th स्टैंडर्ड वो अपना बेसिक एजुकेशन ले रहा है, तो उस वक्त कई बच्चे अलग इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी पे डेवलप होते हैं। किसी किसी का आईक्यू लेवल रहता है 100 to 120। जो बच्चों का आईक्यू लेवल 100 के नीचे होता है ना, वो स्ट्रगलिंग लर्नर्स होते हैं। ऐसे हर एक क्लासरूम में 4 बच्चे होते हैं जिनको नंबर समझ में नहीं आता है। आप उनसे बोलो 9 नंबर, मैं ये कहूंगी कि आई वुड नॉट टेल द नेम, बट देयर वाज अ चाइल्ड, जब मैं उसको बोलती थी 2 + 2, तो बच्चा यू डर डर के 1 2 1 2, फिर वो 4 काउंट करने तक उसको 4 मिनट लगता था। उसी जगह पे उसी उम्र का दूसरा बच्चा है जिसको 2 + 2 बोला तो वो नींद में बोल देता है 4। So what do you understand by this? That every child has different IQ level. You need to respect that. पेरेंट्स क्या करते, बच्चे को फटाक से कंपेअर कर देते, तो पण तुझ्याच वयातला आहे, तुला त्याला जमतं, तुला का नाही जमत? पण तिकडे आयक्यू येतं, तिकडे स्कूलचा रोल येतो। स्कूल्स हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट ये बच्चा इस इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी का, तो उसको उस लेवल का एडवांस पेपर दो। ये बच्चे को स्कैफोल्ड करो, उस लेवल का पेपर दो जिससे इसका कॉन्फिडेंस बढ़े। स्कूल सिस्टम ने बच्चों का कभी कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ाया, उनको कभी बताया नहीं। आप देखो, अगर ये जो वीक लर्नर है, इसको अगर आप इजी पेपर देते हो और इसको पता चल रहा है कि मुझे 20 में से 18 मार्क्स मिले, इसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? डेफिनेटली बढ़ेगा। अगर आपने डिफिकल्ट पेपर दिया और इस बच्चे को पता चला मुझे 20 में से 4 मार्क्स मिल रहे, तो बच्चा क्या कहेगा? जाऊ दे, मला अभ्यासच करायचं नाहीये, मी कॉपी करीन, पास होईल, पास होईन आणि मी बघीन काहीतरी सिंपल करीन, कारण तो कॉन्फिडेंस मुलांना कधी दिलाच नव्हता। सो यहाँ पर आप पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहोगे कि अगर आपको एक अच्छा करियर सिलेक्ट करना है या आपके पैशन या इंटरेस्ट का करियर सिलेक्ट करना है, तो पेरेंट्स ने भी बच्चों को कैसे देखना चाहिए एंड बच्चों ने भी कौन सी ऐसी चीजें अडॉप्ट करनी चाहिए ताकि वो एक अच्छा फ्यूचर बना सके? सबसे पहले मैं पेरेंट्स को ये कहना चाहूंगी कि सबसे पहले आपके बच्चों को एजुकेट करो। फिलहाल मैं देख रही हूँ कि बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग हो रहा है कि एक 11 साल के बच्चे का भी यूट्यूब चैनल है। हाँ, क्या वो इतना जरूरी है? क्या वो उनकी स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं? आर दे एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग? आर दे प्रिपेयर्ड फॉर दिस? देखो, डूइंग डिजिटल मीडिया इज एज अ प्रोफेशन। आर योर चाइल्ड रेडी फॉर द प्रोफेशन? कि आपका बच्चे को पता ही नहीं कि कितना टाइम मुझे सोशल मीडिया पे देना है। बच्चा क्या कर रहा है? पब्लिक डिस्प्ले कर रहा है कि मुझे कौन किस तरीके से देख रहा है, मैं कितना खूबसूरत लग रहा हूँ, मैं कितनी खूबसूरत लग रही हूँ। फोकस नहीं है, गाइडेंस नहीं है। तो पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ा मैसेज मेरा ये जाता है कि बच्चों के रूट्स क्या होने चाहिए। वैल्यू सिस्टम को पहले स्ट्रॉन्ग करो। वैल्यू सिस्टम क्या कहता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। Everything comes with responsibility. If you talk about digital literacy, you give the child how responsibly you can use the digital media. Okay. You can't use the digital media just to get that public display of, likes, shares, comments. इससे तुम academically grow नहीं होगे। They need to know where they need to stop. आप कहते हो कि पूरा एजुकेशन सिस्टम टेक्नोलॉजी बेस्ड हुआ है, तो बच्चों को मोबाइल दे दे,
बुक्स कहाँ चले गए? Why parents are not much dependent on books? They should give more books for their children so that they are reading from the books. During our time, did we have mobile phones? नो But still we studied. So what is the dependency on technology? Technology स्मार्ट बोर्ड के थ्रू स्कूल तो एजुकेट कर ही कर रहे रहे हैं, हैं। तो बच्चों को मोबाइल फोन की बच्चे डाइवर्ट हो रहे हैं और इस वजह से बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरा मैसेज पेरेंट्स को सबसे पहला ये जाता है कि फोकस क्रिएट करो, एक उनको गोल ओरिएंटेड लेकर जाओ। इंटरेस्ट आपका बच्चों की लाइफ में बहुत ज्यादा होगा तो बच्चे आपको इंटरेस्ट दिखाएंगे। आप ही के पास अगर बच्चों के लिए वक्त नहीं है तो वो विदाउट डायरेक्शन चले जाएंगे और फिर आप कंप्लेन करोगे कि मैंने इस बच्चे के लिए इतना कमाकर स्कूल में पैसा दिया तो स्कूल ने क्या किया। नहीं, फिर ब्लेम गेम चालू हो जाता है। हाँ। पेरेंट्स का ब्लेम गेम चालू हो जाता है कि मैंने बच्चों के एजुकेशन पे लाखों रुपया खर्चा कर दिया, मैंने स्कूल में पैसा भरा, मैंने कोचिंग में पैसा भरा, मैंने एमबीए के लिए इतना पैसा डाला, फिर भी मेरे बच्चों को 20,000 पर मंथ का भी जॉब नहीं लग रहा है। तो एग्जैक्टली यही यहाँ पर कहीं ना कहीं पेरेंट्स का भी रोल उतना क्रूशियल है। responsibility. Everything lies down to responsibility. How responsibly I am looking into my child's life. Am I scaffolding or am I controlling? When you control your child too much, do this, do that, ऐसे कर वैसे कर, बच्चा भाग जाता है। क्या होता है जब आप रस्सी को बहुत तन के खींचते हो तो क्या होता है जब आप छोड़ देते हो हर्ट कर जाता है। यही इलास्टिक को जब आप बहुत जोर से खींचोगे तो क्या होता है जब आप छोड़ देते हो वो हर्ट करता है। वही बच्चों के साथ हो रहा है की आप उनको गुस्सा कर रहे हो। मार्गदर्शन देणं खूप गरजेचं आहे। इफ यू डोंट गिव देम दॅट अंडरस्टँडिंग वेअर दे आर सपोज टू गो दे विल बी डायरेक्शनलेस। तो ये पेरेंट्स के एस्पेक्ट से हो गया। स्टूडेंट्स को आप क्या कहोगे? क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको इतना एजुकेशन के बारे में डीप नॉलेज नहीं होता है। बहुत से पेरेंट्स इलिटरेट भी होते हैं, बट उनको एजुकेशन का सिग्निफिकेंस समझता है कि बच्चों ने पढ़ना चाहिए, पढ़ लिख के मेरा बच्चा कुछ तो बन जाएगा। तो पढ़ना तो जरूरी है, पेरेंट्स को समझता है, लेकिन बच्चा उसको सीरियसली नहीं लेता है। बच्चा ओवरऑल डेवलपमेंट, पर्सनल ग्रोथ, माइंडसेट डेवलपमेंट, पढ़ाई या वैल्यू सिस्टम आपने जो बोला, इस पे बच्चा काम ही नहीं कर रहा है। बच्चा काम करता है सोशल मीडिया पे, लाइक्स, कमेंट्स एंड फॉलोअर्स पे, और मेरा लाइफस्टाइल कितना इंप्रूव हुआ है वो उसको सोशल मीडिया पे दिखाना है, यही चल रहा है। तो बच्चों के लिए या एज अ स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों को क्या कहना चाहोगे उनके करियर डेवलपमेंट के लिए? See, for students, I would only say one thing कि you need to be curious. Curiosity आप में है लेकिन सिर्फ वो सेल्फिशनेस के लिए, खुद के लिए खुद के लिए है कि जहां पर आप सिर्फ एक एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ देख रहे हो, आपको और भी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ देख रहे हैं। इस चीज के बारे में बच्चे अक्सर काफी लेट सीरियस हो जाते हैं। जब आपको पता है यू हैव लर्न फ्रॉम योर पेरेंट्स एग्जाम्पल कि व्हाट हैपेंड इन माय फैमिली, हाउ डिड माय पेरेंट्स स्ट्रगल, you know that itself sets an example that I need to earn money. When your goal is this, you need to prepare yourself next level. You just can't prepare yourself down to that level. So I think if you're very curious and if you want to learn, you need to first create a goal. एम क्या है, तुमको क्या करना है अपने जिंदगी में, वो सिलेक्ट करके उसी एम पर आप फोकस रहो क्योंकि वो आपका पैशन है। अभी अगर आपको समझ में नहीं आएगा, आप एक एम लेकर तो चलो, आगे चलकर वो चेंज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे लाइफ से मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि पहले मुझे ऐसे लगा आई वांट टू डू जर्नलिज्म, वो काम कर कर भी मुझे सेटिस्फैक्शन मिला, लेकिन मुझे और सेटिस्फैक्शन चाहिए था, मुझे कुछ और करना था। तो फिर से मैंने अपना दूसरा गोल बनाया। लाइफ में सिर्फ एक गोल लेकर आप नहीं चलोगे, आप क्या करोगे, ग्रोथ, आपको सीढ़ियां चढ़नी है। आपको एक ही चीज करके खुश नहीं रहना है कि मैं इस चीज में खुश हूँ, तो आप क्यूरियस नहीं होगे, लाइफ में मजा नहीं आएगा। अगर आपको वो पैशन चाहिए, आपको वो सेटिस्फैक्शन चाहिए, तो आपको ग्रोथ करते रहना है। ये जितने भी बोर्ड्स होते हैं, सीबीएसई, आईसीएसई, आईजीसीएसई, स्टेट बोर्ड, आईबी बोर्ड, ये बोर्ड्स में क्या फर्क होता है? पेरेंट्स ने ये कैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए कि कौन सा बोर्ड मेरे बच्चों के लिए अप्रोप्रिएट है? बोर्ड जो है ना वो अपनी सूटेबिलिटी पे होता है। फॉर एग्जाम्पल you go into the market, you know what kind of phone you want, whether you want a basic phone, whether you want an Android phone, whether you want something which is high end, or you want an Apple phone. But you know everybody gives different feature. Exactly. एक फोन आपको अलग फीचर देता है, वैसे ही है ये अपने बोर्ड्स। Okay. If you talk about state board, it gives you good informative knowledge.
No boards are bad. All education is good. Okay. The state board is focusing on the basic level of information that the child gets, that the child can survive. Okay. Now let's talk about CBSE. Hmm. It is a very competitive board where competency of a child is developed. अगर बच्चे को अपना करियर साइंस और मैथ्स में करना है Hmm. तो ये बोर्ड काफी डीप एक्सटेंसिव लर्निंग ऑफ साइंस और मैथ्स देता है. Now when you talk about the IGSC board, Hmm. here comes the picture of preparing the children for the global markets. Okay. Where international standards की पढ़ाई दी जाती है IGSC और IB बोर्ड में. और ये सारे बोर्ड के जो फीस है ना वो भी डिफरेंशिएट होते हैं. फॉर Okay. एग्जांपल स्टेट बोर्ड आपको जो स्टैंडर्ड्स दे रहा है उस हिसाब से वो फी लेगा. CBSE बोर्ड दे आर गिविंग यू मोर व्हिच इज रिच इन कंटेंट. Okay. Too much into concepts, deep knowledge about concepts like maths and science is the best in the CBSE board. Hmm. तो वो चीज यहाँ पर होता है. And then when you go to the further course, it gives you the quality of education as per the international standards. What is needed internationally for children who want Okay. to go abroad? Although CBSE board also prepares you for competitive exams. For example, स्टेट बोर्ड में वो चीज पॉसिबल नहीं होता क्योंकि उतना एक्सटेंसिव स्टडीज नहीं, वो चेंज होने बाकी है. They are doing gradual change into this. But if you go to see the highlights, it is all about the quality and the standard of education that you are getting into each boards. Okay. And how this international board coaching, yeah, CBSE board, how it is affordable to parents' pocket? It differs. Okay. Now, when if you go to a state board school, you know what is the teaching capacity of these schools. Infrastructure wise. Infrastructure wise. If you go to see, you see India is having the population which is the highest. Highest Accommodating so many students into one infrastructure becomes a challenge. challenge. तो अभी ऐसा है कि CBSE बोर्ड में 40 स्टूडेंट्स पर क्लासरूम है. Hmm. If you go for the international boards 30 स्टूडेंट्स. IB बोर्ड गए तो 20 बच्चे. मतलब ये बोर्ड्स में ये भी रूल्स है कि आप एक क्लासरूम में कितने बच्चे एकोमोडेट कर सकते हो. ये बोर्ड्स के रूल है या गवर्नमेंट के रूल्स है? Of course, ये बोर्ड के रूल्स. Okay. बोर्ड मेक्स दैट रूल एंड वी फॉलो इट. तो उसी की वजह से क्या होता है, जब पर्सनल अटेंशन आपको देना पड़ता है एक्सटेंसिवली तो उसका पैसा भी उतना पे करना पड़ता है. Okay. Accordingly you pay. Like I gave you the example of a smartphone. Hmm. Like I want to go for basic phone तो पैसे उतने ही जितने उसकी क्वालिटी है, Quality जितने है. उसके फीचर्स. Features. तो उस हिसाब से if you see the ratio, it is from state you go to CBSE, from CBSE you go to IGC, from there you go to IB बोर्ड. So, उस हिसाब से अफोर्डेबिलिटी भी मैटर करती है. matter. एंड हम लोग जब भी एजुकेशन का बात कर रहे हैं, बोर्ड्स आ गए, अफोर्डेबिलिटी आ गई, सो कहीं ना कहीं ये भी बात आती है कि एजुकेशन अभी पहले जैसा नहीं रहा. एजुकेशन में बिजनेस आ गया, पैसा आ गया. बहुत से स्कूल्स में ये भी कहा जाता है कि स्कूल्स अभी मनी मेकिंग मशीन्स बन गए हैं. सो इस पे आपके क्या व्यूज है? Exactly my point कि अभी schools is not an institution but it is an enterprise. Like बच्चा उस स्कूल में सब कुछ सीखेगा, बस मिला दुला कर भी मत भेजो, वो भी हम कर लेंगे. That has become the expectations of the parents कि बच्चा स्कूल में गया तो नहाए भी वहीं पर. Because what is happening right now, school was meant to be only for the purpose of academics. Yeah. अभी उसके अलावा भी कोचिंग दी जा रही है तो वो Hmm. इंस्टीट्यूट ऑफ एकेडमिक्स बच्चा ही नहीं, वो भी एक एंटरप्राइज बन गया कि अभी हम आपके बच्चों को लाइव स्पीकिंग कैसे करना है, ब्रॉडकास्ट कैसे हैंडल करना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए किस तरीके से प्रिपेयर करना है, स्पोर्ट्स में कैसे डेवलपमेंट करेगा. उसके बाद वेरिएशंस एंड वेरिएशंस एंड वेरिएशंस इतने आ गए कि एकेडमिक की फोकस के अलावा भी और चीजें स्कूल्स में हो रही है क्योंकि उतना डिमांड और प्रेशर क्रिएट किया गया है. सो वी हैव सीन दैट पीपल आर लुकिंग एट इट एज अ मनी मेकिंग बिजनेस क्योंकि उतना पैसा भी लगेगा. आपको उतने सर्विसेज चाहिए तो उतना पैसा भी लगेगा. तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, वेदर वो सर्विसेज मिल पा रहे हैं कि नहीं, आप देखो टाइम कंस्ट्रेंट्स इतना है. पेरेंट्स ये समझ नहीं पाते हैं कि आई विल सेंड माय चाइल्ड टू सम सच स्कूल जिसके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई है, लेकिन पढ़ाई तो 7 घंटे में होनी है. 7 घंटे में बच्चा स्विमिंग पूल में कब जाएगा, निकलेगा कब उसमें से बाहर, एकेडमिक्स कब करेगा, वहां से स्पोर्ट्स कब करेगा, हॉर्स राइडिंग कब सीखेगा, हॉर्स राइडिंग कब सीखेगा. और अल्टीमेटली पेरेंट क्या हो रहे हैं, सफरर्स ऑफ देयर ओन डिसीजन कि मैंने इतना पैसा खर्चा किया, अभी वो स्कूल ने कहा नेक्स्ट ईयर और बढ़ेगा पैसा और बढ़ेगा पैसा. एंड फाइनली देयर इज दैट कॉन्फ्लिक्ट इन द माइंड ऑफ द पेरेंट्स कि स्कूल ज्यादा पैसा देता है
मतलब आपने इन जैसे स्कूल्स को एंटरटेन भी पेरेंट्स ने ही किया है कि मुझे क्वालिटी चाहिए तो आप वो बढ़ाते जाओ। एज अ पेरेंट आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी फी भरने के बाद खत्म नहीं होता है। आपको अकाउंटेबल रहना है, आपको स्कूल्स को पूछना है, आपको खुद के बच्चों पे भी उतना ही ध्यान देना है कि आपका बच्चा वो चीज का क्वालिटी ला रहा है क्या। मतलब आप अगर लाख रुपए भर रहे हो तो बच्चों में लाख रुपए का डेवलपमेंट हुआ है क्या, ये कौन देखेगा। वी नीड टू डिफाइन आवर रोल्स। हर एक इंसान को अपने रोल को डिफाइन करना होगा कि मेरा कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स माय चाइल्ड एजुकेशन क्या है, स्कूल का कंट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए। मेकिंग द राइट सिलेक्शन एंड चॉइसेस इज व्हाट मैटर्स। Parents should take time when they are taking the decision of sending their children for education. Look for the loopholes and look for the benefits. And this is only will give quality and a structural quality for education. अभी सिस्टम में हर जगह पे किधर ना किधर पॉलिटिक्स है, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस में है, कॉर्पोरेट ऑफिसेस में है, हर जगह पे आ गया है। तो एजुकेशन में भी कहीं ना कहीं एक पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा रोल अभी आया है। जैसे मार्केट चेंज हुआ, सर्विसेज चेंज हुई, पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस चेंज हुआ, वैसे ही पॉलिटिकल एंगल भी चेंज हुआ। तो इसके बारे में आपके क्या थॉट्स हैं। Political angle तो हुआ ही है change because education in India is a concurrent subject and both हाँ, state as well as the nation Okay. at the center level सेंट्रल लेवल plays an important role in education. For example, now policies की अगर हम बात करेंगे तो policies जो आती है education को लेके वो एक political agenda बन जाता है, उसके बाद policies आती है। So what we are right now seeing here is students are not kept at the heart and center of education. एग्जैक्टली। What is kept at the center is the politics that is involved. And so there is a delay. I think this delay should be stopped and we need to focus more on how students will be developed so that there are more job opportunities, so that students are skillfully developing into the market. And they feel, no, they feel the wings that yes, we are truly developed and we are having the opportunities for us to grow. लेकिन इसमें मैंने और एक चीज ऑब्जर्व की है मैडम कि जैसे हम लोग पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं कि अभी विधानसभा के इलेक्शन हुए, फिर लोकल इलेक्शन हुए, जितने भी मैंने स्पीचेस सुने, पॉलिटिकल लीडर्स के जितने भी स्पीचेस सुने, मैंने एक भी पॉलिटिकल लीडर की स्पीच में मैं एजुकेशन के लिए कुछ करूंगा, मैं टीचर्स के लिए कुछ करूंगा, मैं स्कूल्स को इम्प्रूव करूंगा, ये किसी ने नहीं कहा है। तो इसके बारे में आपका क्या थॉट है। See, education इंडिया में एजुकेशन को इम्पोर्टेंस जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है, ऐसा मुझे भी पर्सनली लगता है, क्योंकि किसी के भी एजेंडा या प्रोपोगेंडा में एजुकेशन है ही नहीं। वो कहते हैं ना कि जब पानी नाक के ऊपर से चला गया तब हम तैरने लगेंगे, तब जाके कुछ रिफॉर्म्स आएगा, तब जाके कुछ चेंजेस होगी। इट इज हाई टाइम दैट इंटरवेंशन नीड्स टू हैपन। फॉर एग्जांपल, इवन इफ यू सी कि हम कह रहे हैं कि एजुकेशन वाइज हम काफी ग्रो होने वाले हैं, हम चेंज लाने वाले हैं। लाइक आई नो देयर आर सो मेनी illegal things that are happening into the market in India. If you want to get a certificate, people just pay the money for it and get the certificate. Nobody has kept the tap on it. I'm sorry, I'm going off records to tell you, everything is paid. Yeah. And do we really need to make the youth of the 21st century who are not at all capable? कहाँ जाएगा इंडिया, ग्रोथ कैसे होगा इंडिया का। यही मेरा सवाल है मैम कि ना सिस्टम एजुकेशन को पुश कर रहा है, ना पॉलिटिकल लीडर्स कर रहे हैं, पेरेंट्स, अ लॉट ऑफ पेरेंट्स आर अनअवेयर अबाउट द एजुकेशनल फैक्ट्स। ये सारे चीजों की वजह से कौन अफेक्ट होने वाला है, स्टूडेंट, उसका करियर और कहीं ना कहीं इंडिया का भविष्य। Exactly my point. The future of the India will be affected if today we are not going to be serious. हम जिस जनरेशन में ग्रो हो गए, हम काफी नेचुरली ग्रो हो गए। वो एक ऐसा जनरेशन था हमारे टाइम का व्हेन कोई भी चीज को सॉल्व कैसे करना है, सोल्यूशंस कैसे निकालना है, हर एक चीज का हल था। इंसान जीना जानता था, जॉब नहीं था तो 3 रुपए का वड़ा पाव बेचकर भी उसने अपनी जिंदगी चलाई है और वो खुश रहा। आज की तारीख में पीएचडी होल्डर भी पान टपरी चला रहे हैं। सो व्हाट आर यू सीइंग? कैपेबिलिटी का इशू हो रहा है। अनएजुकेटेड इंसान वड़ा पाव का बिजनेस करके जिंदगी चला पा रहा है, पीएचडी करके इंसान एक पान टपरी चला।
So you are seeing that balance is not correct. Not correct. And so intervention is needed, and everybody has to take education very Seriously, which is not quite serious as of now. as of now. सो मैम कंक्लूडिंग कि आपने हमें एजुकेशन इंडस्ट्री पेरेंटिंग के बारे में बहुत अच्छे इंसाइट्स दिए एंड आई एम श्योर कि ये पॉडकास्ट सुनने के बाद हमारे ऑडियंस को कुछ अच्छा ही मिलेगा और वो कुछ अच्छा ही घर लेके जाएंगे. सो आई थैंक फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट कि आप टाइम निकाल के यहाँ पे आए और इतना अच्छा एक्सपीरियंस और वैल्यूएबल इंसाइट शेयर किए. Pleasure is all mine. I would really thank Pushkar for calling me here today and helping me share my knowledge with the others. क्योंकि जब आप अपना नॉलेज शेयर करते हो तभी और लोग एजुकेट होते हैं. This is a very nice platform that you have taken such a sensitive topic and a topic that needed to be communicated. कम्युनिकेट. आपने जो communicate किया, I'm sure this should be beneficial for the listeners. आजचा पॉडकास्ट तुम्हाला कसा वाटला हे आम्हाला कमेंट्स मध्ये नक्की कळवा आणि तुम्हाला जर हा पॉडकास्ट आवडला असेल तर लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब नक्की करा. पुन्हा भेटूयात पुढच्या पॉडकास्ट मध्ये.